नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि और समास पर आधारित 50 प्रश्नों का टेस्ट लेकर के हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और इसी कड़ी में जो आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आपको हिंदी व्याकरण को टॉपिक वाइज एक के बाद एक करके आपको पढ़ाया जा रहा है। और अब तक आपको हिंदी पर कुल 14 क्लासें और आपको 4 टेस्ट दिए जा चुके हैं और आज ये जो आपका टेस्ट है ये 5वां टेस्ट है। इसके पहले आपको वर्णमाला की क्लास 2 क्लास खत्म करने के बाद हमने उस पर एक टेस्ट लिया था। इसके बाद आपका तद्भव और तत्सम पर दूसरा टेस्ट था। आपका जो तीसरा टेस्ट था वह देशज विदेशज संकर शब्द पर आधारित था और जो आपका चौथा टेस्ट था वो योग यौगिक योग रूढ़ आज शब्दों को मिलाकर जितने भी क्लासें आज तक गई थी उन सबको मिला करके आपको एक टेस्ट ग्रैंड टेस्ट लिया गया था इन सबको मिला करके। और आज की जो 5वां टेस्ट है वह आपको संधि और समास पर आधारित है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जिस भी परीक्षा में अगर आपका हिंदी विषय आता है तो निश्चित रूप से आपका इन 2 टॉपिकों जो कि आपका संधि और समास है इनसे निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको इसकी सूचना बहुत पहले से दी जा चुकी है और आपको बताया गया था कि आज हम आपके बीच लाइव रहेंगे और आपको ये 50 प्रश्नों का जो टेस्ट है वह आपके संधि और समास की क्लास पर आधारित होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ आज आए होंगे और एकदम कंप्लीट रूप से आप लोग एकदम तैयार हैं आज टेस्ट देने के लिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम तैयार रहिए और कापी कलम लेकर के एकदम सही फिट हो जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसा कि पुराने लोग तो पता होगा लेकिन नए लोग जो हैं उनको हम एक बार बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपका नियम क्या है, किस प्रकार से आपके बीच प्रश्न आएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको एक के बाद एक प्रश्न आपके बीच आते जाएंगे और जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखता रहेगा और आपके सामने जो 4 विकल्प रहेंगे उन विकल्पों को आपको ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ना है और एक के बाद एक करके उनका जो आपको सही लगता है उसका आंसर आपको अपने कॉपी में भी नोट करना है। और दूसरी बात आपको है कि उसमें कमेंट बॉक्स में आपको एक के बाद एक क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको उसका आंसर देते चलना है। और क्लास की जब हम टेस्ट ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको एक इसका आंसर की मिल जाएगा, जिससे आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं कि आपने जितने प्रश्न किए उसमें से कितने प्रश्न आपके सही रहे। और अगर आपके कुछ प्रश्न गलत होते हैं तो उन प्रश्नों को आपको क्या करना है कि फिर से आप क्लास को देख करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए, आज की जो क्लास है इस क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूं, तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं इस क्लास के आज पहले प्रश्न की शुरुआत कर सकूं। तो चलिए, आप लोग एकदम तैयार रहिए और आपको एकदम मैं पर्याप्त समय दूंगा, बहुत बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हिंदी विषय ऐसा विषय है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको हल तो करना नहीं है। संधि और समास में अगर आपको थोड़ा सा नियम पता है तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को प्रश्न को समाप्त करते करते ही आप इस प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आज की इस टॉपिक का। जो आज का जो टेस्ट है उस टेस्ट का आपका ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दुरुपयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका दुरु धन पयोग, दूसरे ऑप्शन में आपका मान दिया है दुरु धन उपयोग, तीसरे में आपका दिया है दुह धन उपयोग और चौथे में आपका मान है दुरूप धन योग। तो जल्दी से आपको इन प्रश्नों को ध्यान देना है, इस प्रश्न को ध्यान देना है और बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प आपका सही है। और जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहिए। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान आपके लिए ये सब हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले से भी इन क्लासों को देख चुके होंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ अब आपके अगले प्रश्न की तरफ। और ये दूसरा जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि परमात्मा शब्द में कौन सा संधि है। इस प्रश्न को एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि परमात्मा शब्द में कौन सा संधि है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है आपका वृद्धि संधि, तीसरे में आपका दिया है यण संधि और चौथे में आपका जो विकल्प है वह अयादि संधि है। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर देना है। आपको यह बताना है कि परमात्मा जो शब्द बोला गया उसमें कौन सी संधि है। जैसा कि हमने आप लोगों को ट्रिक भी बता दिया था
कि किस प्रकार से आप तुरंत देखते मान ही इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो जो लोग क्लास देखे होंगे वो लोग बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह आप लोग प्रयास करते रहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं, आपके अगले जो तीसरा प्रश्न है उस पर बढ़ रहे हैं। और ये आपको स्क्रीन बोर्ड पर ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से ध्यान दीजिए, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला आपका विकल्प है वाग धन ईस, दूसरे में आपका मान दिया है वागी धन स, तीसरे में आपका दिया है वाग धन ईस, और चौथे विकल्प में आपका मान दिया है वाक धन ईस। लेकिन क में आपको ध्यान रखना है कि इस क में आपका हलंत दिया गया है। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, जैसा कि और भी प्रश्नों का उत्तर आप दे चुके हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग पढ़े हैं वो लोग बहुत आसानी से इस प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपके सामने ये चौथा प्रश्न अब ला रहे हैं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें स्वर संधि नहीं है। और आपके सामने ये चार विकल्प हैं। पहला है देवार्चन, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है पवन, तीसरे में आपका मान दिया है ऋग्वेद, और चौथे विकल्प में आपका दिया है सदैव। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं कि प्रश्न को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं और उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि संधि नहीं है कहा है की बात नहीं कहा है। छोटा सा आपका नहीं लिखा रहता है और बहुत से लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी बस आप गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा और आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आगे मैं बढ़ता हूँ और अब आपके सामने ये स्क्रीन बोर्ड पर जो प्रश्न दिख रहा है वो 5वें नंबर पर है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा बेमेल है। अब देखिए प्रश्न का थोड़ा टाइप बदल गया है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं और चारों विकल्पों में उनके सामने मान दिया गया है कि वो शब्द है और उसके सामने एक संधि दी गई है, किस संधि का नाम दिया गया है। तो आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा मान है जो कि बेमेल है, जिसका मेल सही नहीं है। तो चलिए, पहले विकल्प में आपका दिया है सदाचार, सामने दिया है आपका वृद्धि संधि, दूसरे में आपका मान दिया है महेश और उसके सामने आपका लिखा है गुण संधि, तीसरे में आपका जो मान है वो परोपकार लिखा है और उसके जस्ट सामने आपका मान दिया है गुण संधि, और चौथे विकल्प में आपका मान पावक दिया है और उसके सामने आपका अयादि संधि दिया है। तो जल्दी से आपको इसमें बेमेल छांटना है कि ऐसा कौन सा मान है जिसका मान जो है वो जो कहा गया शब्द वह उसमें संधि उसकी नहीं है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका जो है वो संधि और समास पर आधारित कंप्लीट 50 प्रश्नों का आपका टेस्ट हो रहा है। जो लोग नए हों वो समझ लें और आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से इन प्रश्नों का आप उत्तर दे लेंगे। आइए अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने ये छठा प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर अब दिख रहा होगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में किसमें विसर्ग संधि नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि किसमें विसर्ग संधि नहीं है, यह आपका प्रश्न बन रहा है। अब पहले विकल्प में दिया है मनोरथ, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है निश्चल, तीसरे में आपका मान दिया है संसार और चौथे में आपका दिया है तीसरे में नमस्ते दिया है और चौथे में आपका संसार दिया है। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपको यह ढूंढना है कि किसमें विसर्ग संधि नहीं है। इसका मतलब है कि 3 संधियां जो आपकी इसमें मिलेंगी वो विसर्ग संधि वाली होंगी और हमें वह मान ढूंढ निकालना है जिसमें कि विसर्ग संधि न हो। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने थोड़ी सी ध्यान देकर वीडियो देखा होगा तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आप लोग प्रयास करते रहिए और जिससे कि आगामी परीक्षाएं आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और अब आपके सामने मैं ये 7वां प्रश्न ला रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस 7वें प्रश्न में जो आपका प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि अयादि संधि का संबंध किस से है, किस संधि से है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि अयादि संधि का संबंध किस संधि से है। जैसा कि आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है आपका व्यंजन, दूसरा है आपका विसर्ग, तीसरे में आपका दिया है स्वर और चौथे में दिया है इन चारों में से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से ढूंढ निकालना है कि इन चारों विकल्पों में आपका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा मान जो अयादि संधि है उसकी गणना हम किस संधि में करते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, इस क्लास को देखे होंगे बढ़िया से, तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
ऐसी ही उम्मीद हम लगाए थे आप लोगों से और हम मान के चल रहे थे कि आप लोग क्लास देख करके आए होंगे। और हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने इस क्लास को देखा होगा वो बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं। और आपके सामने ये स्क्रीन बोर्ड पर ये अब 8वां प्रश्न दिख रहा है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा मान शुद्ध है। अर्थात इसमें आपका संधि विच्छेद करके दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा शुद्ध है, सही लिखा गया है। अब आप देखेंगे कि पहला जो आपका विकल्प है परधन अधीना, दूसरे में आपका दिया है पराधन आधीन, तीसरे में आपका दिया है पर धन आधीन और चौथे में दिया है पर धन अधीन। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा मान शुद्ध है। जब शुद्ध की बात करता है अर्थात इसका मतलब है कि 3 मान आपके गलत लिखे हैं और एक ही आपका विकल्प इसमें सही होगा। तो जल्दी से आपको जो लगता हो कि ये आपका उत्तर सही हो सकता है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा में समय का कितना महत्व होता है। और ख़ास करके ये हिंदी विषय है, इसमें समय बहुत कम से कम, जितना कम समय आप लेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत कठिन चीज़ें नहीं है ये विषय। और हिंदी विषय में ज़्यादा बहुत ट्रिक भी नहीं लगानी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप सही ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर देना हो तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, जो लोग न देखे हों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो अगला प्रश्न आपका है वह 9वां प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला दिया है पा धन आवन, दूसरे में आपका दिया है पाव धन अन, अब देखें व में यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। तीसरा आपका विकल्प है प धन अवन और आपके चौथे विकल्प में दिया है पो धन अन। तो आपको जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि इन चारों विकल्पों में आपका कौन सा मान सही है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर लिखिए। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही आपके लिए प्रश्न आसान लग रहे होंगे जो लोग पढ़ के आए होंगे। तो चलिए अब आपके सामने ये 10वां प्रश्न जा रहा है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नयोढ़ा एक शब्द है, इसका पूछा जा रहा है कि इसका संधि विच्छेद करने पर कौन सा आपका विकल्प सही होगा। जैसा कि आपके सामने ये 4 विकल्प दिख रहे हैं। और पहले विकल्प में आपका दिया है नव धन ऊढ़ा, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है नवो धन ढा, तीसरे में आपका दिया है नव धन ओढ़ा और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है नव धन ऊढ़ा है। तो जल्दी से आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा मान सही होगा। अगर आपने इन संधि के नियम को सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बहुत सही उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए आगे और लोग भी जुड़े रहिए और आप लोग सही उत्तर इसका देते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि अब आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न आ रहा है वो 11वां प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। और आप देखेंगे कि आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है गुण संधि, दूसरा आपका मान दिया है यण संधि, तीसरे विकल्प में आपका मान है वृद्धि संधि और ये जो आपका चौथा विकल्प जा रहा है उसमें आपका वृद्धि संधि दीर्घ संधि दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग इन विकल्पों में से छांट करके जो आपको लगता हो कि ये उत्तर इसका सही हो सकता है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन प्रश्न लिखते समय आपको क्वेश्चन नंबर भी दे देना है, जिससे मालूम हो सके, जैसे कुछ लोग देर में उत्तर देते हैं तब तक प्रश्न बन जाता है, तो जिससे ये मालूम हो सके कि वो किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ABCD करके भी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादातर ध्यान आप अपने प्रश्न पर दे पाएंगे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं और आपके सामने ये 12वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। अर्थात आपके सामने जो 4 मान दिए गए हैं उन चारों में से 3 आपका सही है और 1 आपका गलत है, और कौन सा गलत है वही आपको ढूंढना है। तो आपका जो पहला मान दिया है कि 2 स्वरों के मेल उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरे में आपका दिया है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। फिर दिया है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। और आपके सामने जो चौथा विकल्प है उसमें दिया है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो जल्दी से आपको बताना है कि हम इन चारों में से ऐसा कौन सा मान है जो गलत लिखा गया है। 3 आपके सही है और 1 ही आपका गलत है। तो आपको इसमें गलत छांटना है कि कौन सा मान चारों में से आपका गलत होगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि
आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आज आपको संधि और समास पर आधारित 50 प्रश्नों का आपको टेस्ट कराया जा रहा है और आप 12 प्रश्नों तक का उत्तर दे चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 13वां प्रश्न ला रहा हूं और इस 13वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। सवाल को एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प हैं, पहला है विद्यार्थी, दूसरा दिया है आपका महेश, तीसरा दिया है आपका पावक और चौथे विकल्प में आपका दिया है महौषध। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, जैसा कि हमने आपको इसमें ट्रिक बताया था कि किस प्रकार से आप केवल और केवल बीच की मात्रा को देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है और इसमें कौन सी संधि नहीं है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे कि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। और अब आपके बीच ये 14वां प्रश्न जा रहा है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है, पहला है इत्य धन आदि, दूसरे में आपका मान दिया है इति धन आदि, तीसरे में आपका दिया है इत धन आदि और चौथे में आपका विकल्प दिया है इत्य धन आदि। तो अब आपको देखना है कि इन चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा मान है जो कि इत्यादि शब्द का आपका सही संधि विच्छेद हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए और पूरे प्रश्न का आज आपको उत्तर दे के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपका बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन टेस्ट को पूरे क्लास को देखने के बाद सही ढंग से आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा और आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत बढ़िया करके आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और ये जो प्रश्न आपका है वो दिया गया है 15वें नंबर पर प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यशोदा शब्द है उसमें कौन सी संधि है। और आपके सामने पहले की भांति यहाँ भी 4 विकल्प है और पहले विकल्प में आपका मान दिया है स्वर संधि, दूसरे में जो आपका मान दिया है वह है व्यंजन संधि, तीसरे में जो आपका मान है विसर्ग संधि है और चौथे में इन चारों में से इनमें से कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यशोदा शब्द मैंने बोला है, तो आप अगर ट्रिक को पढ़े होंगे तो बिना कुछ किए ही आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह की उम्मीद हम आप लोगों से लगाए हुए थे कि आप सभी लोग पूर्व सूचना द्वारा जो आपको बताई गई थी उसका सही उपयोग करेंगे और आप लोग क्लास को पूरा कंप्लीट देख करके तब आएंगे। और हम देख रहे हैं कि जो लोग क्लास को कंप्लीट करके आए होंगे वे बहुत ही बढ़िया इस प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक देते चले जा रहे हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और आपके सामने ये 16वें नंबर का प्रश्न अब आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संधि में किसका मेल होता है। अब आपको देखना है, बहुत आसान सवाल है, देखने में तो आपको आसान लग रहा है लेकिन थोड़ी सी बातों का अंतर है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें संधि में किसका मेल होता है। अब आपके सामने जो 4 विकल्प हैं, पहला दिया है कि 2 शब्दों का, दूसरे में दिया है कि 2 वाक्यों का, तीसरे में आपका दिया है कि 2 वर्णों का और चौथे में आपका मान दिया है इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, शब्द वाक्य वर्ण, अगर इन सब बातों को आप सही ढंग से पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिए। 16 प्रश्नों तक का आप लोग जवाब दे चुके हैं और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर अब ये 17वां प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपको बताना है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है और आपके सामने ये 4 विकल्प है, पहला है उल धन लास, दूसरा है उत धन लास, लास में जो है सीटी वाला स है इसमें, तीसरे में आपका मान दिया है उल धन लास और चौथे में आपका दिया है उत, त में हलंत लगा है, उसके बाद लास्ट जो शब्द लिखा है उसमें सीटी वाला स नहीं बल्कि सादा स है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है कि किस सीटी स होगा कि सादा स होगा, कौन सा मान आपका इसमें से हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों को हम समाहित करके इस बार लाए हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न बन चुके हैं, चाहे वो यूपी टेट की बात हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे और भी जो भी परीक्षाएं हो, उन सारे परीक्षाओं का निचोड़ हम आज आपके बीच लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं और ये जो प्रश्न है वो आपका 18वें नंबर पे है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं।
संधि के कितने प्रकार हैं, और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरे में आपका मान दिया है 5 और चौथे विकल्प में आपका मान 3 दिया है। तो अब देख सकते हैं कि अगर यह प्रश्न आपको याद होगा तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप एक तुरंत सवाल समाप्त होने के पहले ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देते रहिए, और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और इसी तरह से आपको अभी और भी प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 19वां प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अजंत, एक शब्द है आपके सामने अजंत, और पूछा जा रहा है कि इस शब्द का अगर मैं सही संधि विच्छेद करूं तो आपका 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसका सही विच्छेद होगा। तो आपके सामने 4 विकल्प है। पहला दिया है आपका अज धन अंत, दूसरा जो आपका मान है अच च में हलंत लगा है, उसके बाद अंत है। तीसरे विकल्प में आपका दिया है आ धन जंत, और चौथे में दिया है आज धन अंत। तो जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि इनमें से आपका कौन सा ऐसा मान है जो इसका सही संधि विच्छेद हो सकता है। तो चलिए प्रयास करते रहिए, और हम देख रहे हैं कि बहुत लोग अच्छा कर भी रहे हैं, एक के बाद एक आप लोग बढ़िया उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपके बीच ये 20वें नंबर का प्रश्न ला रहे हैं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वागत, एक शब्द आपके सामने लिखा गया है स्वागत, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि है। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है आपका विसर्ग संधि, दूसरे में आपका मान दिया है गुण संधि, तीसरे में जो आपका विकल्प दिया है यण संधि है, और जो चौथा आपका विकल्प है उसमें आपका अयादि संधि है। तो आपको जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि इन चारों में आपका कौन सा विकल्प सही है। जो आपको सही लगता हो उसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग और भी प्रयास करते रहिए। बहुत बढ़िया आप लोग प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत आपके लिए आगामी परीक्षाएं बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए अब आपके बीच में ये 21वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं, और इस 21वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि परिणाम, एक शब्द आपके सामने दिख रहा है कि परिणाम जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है परिधन राम, दूसरा है परिण धन आम, तीसरा है परिधन मान, और चौथा है परिधन माण। तो जल्दी से आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपके लिए सही होगा, जो कि आप जिसका उत्तर आप दे सकते हैं। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देते रहिए। बहुत बढ़िया, 21 प्रश्न हो गए हैं। अब मैं आपके बीच ये 22वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद, और आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है नि धन गुण, दूसरा है आपका निर्धन गुण, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है नि धन गुण, और चौथे में आपका दिया है निह धन गुण। तो जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि इन चारों में से निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये सब प्रश्न जो है वो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि चुनिंदा प्रश्नों के बीच हम आपके बीच आज आए हुए हैं, और संधि और समास के प्रश्नों का आपको टेस्ट कराया जा रहा है, और आप 22 प्रश्नों तक के प्रश्नों का आप जवाब दे चुके हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं, और आपके सामने ये 23वां प्रश्न ला रहा हूं, और इस 23वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तृष्णा शब्द में कौन सी संधि है। और आपके सामने ये जो विकल्प है, पहला है आपका विसर्ग, दूसरा है आपका स्वर, तीसरा है आपका व्यंजन, और चौथे विकल्प में है कि इनमें से जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से ये चौथे विकल्प में आपका यण दिया है, यण संधि। तो जल्दी से आपको बताना है कि ये जो शब्द लिखा गया है तृष्णा, उसमें आपकी जो संधि होगी वह कौन सी होगी। स्वर की, व्यंजन की, विसर्ग की, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर देना है। यण नहीं बल्कि चौथा विकल्प में आपका इनमें से कोई नहीं दिया है। तो आपको इन चारों में से जो आपको लगता हो कि यही इसका उत्तर हो सकता है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए अब हम बढ़ते हैं। आपके सामने ये 24वें नंबर का प्रश्न ला रहे हैं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इस प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है पा धन वक, दूसरा है आपका पो धन अक, तीसरा है आपका पौ धन अक और चौथे में आपका मान दिया है पा धन आवक।
तो जल्दी से आपको बताना है कि इसमें कौन सा पावक का सही संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्पों में से जो आपको सही लगता हो उस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिए। अब मैं आपके सामने ये 25वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तथैव शब्द में कौन सी संधि है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि तथैव शब्द में कौन सी संधि है और आपके सामने ये जो 4 विकल्प हैं उसमें पहला दिया है आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका दिया है वृद्धि संधि, तीसरे में आपका विकल्प जो दिया है उसमें गुण संधि है और चौथे में आपका जो विकल्प है वो यण संधि है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इन प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक बहुत बढ़िया प्रश्न हमारे समाप्त करने से पहले ही बहुत लोग उत्तर दे पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग पढ़ाई किए हुए हैं वो बहुत आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज आपके बीच जो है वो कुल 50 प्रश्नों का संधि और समास पर आधारित आपको कंप्लीट टेस्ट लिया जा रहा है। और यह जो प्रश्न है वो हमारी संधि और समास पे जो आपको क्लासें दी गई हैं उस क्लास पर आधारित आपका टेस्ट लिया जा रहा है। और इसके पहले आपको 4 टेस्ट दिए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो लोग नहीं देखे होंगे वो आप शुरुआत से क्लास देख कर और उसके बाद आपको टेस्ट देते रहना है। लेकिन आज की जो क्लास है उस पर आप लोग अगर आता है तो आप लोग जो भी आ रहा है उनका प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए आसान होगा और जो नहीं पढ़ के आए होंगे वो बाद में पढ़ करके टेस्ट दे सकते हैं बाद में, ठीक है ना। तो चलिए आज हम अभी आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस टेस्ट का अगला प्रश्न। और इस 26वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है। ये आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है आपका द्वंद्व समास, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है अव्ययी भाव समास, तीसरे में जो आपका मान है वो है कर्मधारय और चौथे विकल्प में आपका है बहुब्रीहि। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो जल्दी से जिन लोग को आ रहा हो उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से देते जाइए। और हम देख रहे हैं आप सभी लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आप लोग प्रयास जारी रखिए जिससे कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये 27वां प्रश्न आपके बीच जा रहा है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें द्वंद्व समास नहीं है। और ये आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है आपका तन मन धन, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है खट्टा मीठा, तीसरे में आपका विकल्प है भाई बहन और चौथे में दिया है भला और बुरा। तो आप देखेंगे कि इन चारों में से जो भी विकल्प आपके दिए गए हैं आपको यह ढूंढना था किसमें द्वंद्व समास नहीं है। और जब आपके प्रश्न में नहीं लिखता है तो बहुत लोग जल्दबाजी बस नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी बस गलती करके चले आते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और आपको इसमें द्वंद्व समास नहीं है वह बताना है। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देता है और जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए प्रयास आप लोग जारी रखिए और इसी प्रकार से बचे हुए प्रश्नों का भी आपको उत्तर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके बीच में ये 28वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा बेमेल है। अब आपके सामने जो 4 विकल्प है उसमें ये 4 जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बेमेल है, कौन सा ऐसा मान है जो कि अलग है। तो पहले में आपका दिया है कि दोनों पद प्रधान होते हैं द्विगु समास में, दूसरे में दिया गया है कि पूर्व पद प्रधान होता है, सामने दिया है अव्ययी भाव समास में, तीसरे में दिया है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और सामने उसके लिखा गया है कि बहुब्रीहि समास में। और जो आपके सामने ये जो अंतिम विकल्प चौथा विकल्प जा रहा है उसमें आपसे पूछ दिया गया है कि उत्तर पद प्रधान होता है और सामने लिखा है कर्मधारय समास में। तो अब आपको इसमें से ये मान ढूंढना था जो कि बेमेल हो, अर्थात ऐसा मान जो कि अलग हो और जो गलत लिखा गया हो। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि आगे के प्रश्नों का आप लोगों ने पीछे जो भी प्रश्न आपको दिए गए उनका उत्तर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक देते चले गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यही तरह से आप लोग देते जाइए। लेकिन थोड़ा प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुना करिएगा कि नहीं लगा है कि नहीं लगा है, बेमेल है या किस तरह का प्रश्न पूछा गया है।
क्योंकि जल्दबाजी बस लोग गलतियां करके चले जाते हैं। तो चलिए, अब ये आपके बीच जो है वो प्रश्न 29वें नंबर का प्रश्न जा रहा है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प है, पहले में दिया है 5, दूसरे में जो आपका मान दिया है वो 6, तीसरे में दिया है आपका 7, और ये जो आपके सामने चौथा विकल्प है उसमें आपका मान 4 दिखा गया है। तो यह प्रश्न, इस प्रकार के जब प्रश्न बनते हैं तो इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर आपको ये नियम ये पता है तो आप बिना कुछ किए हुए तुरंत आप हमारा प्रश्न समाप्त होने से पहले ही आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जल्दी से जो लोग पढ़े हों इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी नोट करते जाइए, जिससे कि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। और अब अगला प्रश्न जो कि आपका ये 30वें नंबर पर है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि शोकग्रस्त एक शब्द है, और पूछा जा रहा है कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा मान है। जैसा कि हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। तो जो लोग ठीक ढंग से क्लास लिए होंगे इसका उत्तर बहुत जल्दी बता लेंगे। और आपके सामने ये जो पहला विकल्प है वह है संप्रदान, दूसरे में जो आपका मान दिया है करण, तीसरे में आपका जो मान दिया है वह अपादान है, और चौथे विकल्प में जो आपका मान है वह कर्म है। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, और हमें यही उम्मीद थी कि आप लोग इसी तरह से एक के बाद एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी ढंग से देते जाएंगे। तो चलिए, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न को जो कि आपका 31वें नंबर पर है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संप्रदान तत्पुरुष को क्या कहते हैं, और विभक्ति के आधार पर आपको बताना है। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है तृतीय तत्पुरुष, दूसरा है आपका द्वितीय तत्पुरुष, तीसरे विकल्प में आपका दिया है चतुर्थ तत्पुरुष, और जो आपका ये चौथा विकल्प है उसमें पंचम तत्पुरुष है। जैसा कि आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया था कि कारक विभक्ति के आधार पर इनके जो भेद हैं, और उसके आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि विभक्ति के आधार पर उनको हम किस नाम से पुकारते हैं। तो जल्दी से जिन लोगों को पता हो विकल्प, उसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के द्वारा आज आपके बीच टेस्ट कराया जा रहा है, और ये जो टेस्ट है वह संधि और समास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर आधारित आज आपको टेस्ट दिया जा रहा है। तो जल्दी से तैयार रहिए अगले प्रश्न की तरफ। और अब आपके बीच जो ये प्रश्न आ रहा है वो कि ये जो प्रश्न है ये आपका 32वें नंबर पर है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है आपका 5, दूसरे में जो आपका विकल्प दिया है 7 है, तीसरे में है आपका 8, और चौथे में आपका मान 6 दिया है। तो जल्दी से, बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखते मान इसका आंसर दे लेंगे, और हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसा ही प्रयास आप लोग जारी रखिएगा। अभी कुछ प्रश्न आपके बचे हुए हैं, और अब मैं बढ़ता हूँ आपके सामने ये 33वां प्रश्न ला रहा हूँ। और इस 33वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें कर्मधारय समास नहीं है। अब आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है आपका तिरंगा, दूसरे विकल्प में आपका दिया है नीलकंठ, तीसरे विकल्प में है आपका परमानंद, और जो आपका चौथा विकल्प है उसमें दिया गया है चरण कमल। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 4 विकल्पों में से 3 आपके ऐसे हैं जिसमें कि कर्मधारय समास हैं, और हमें वह मान ढूंढ निकालना है जिसमें कि कर्मधारय समास नहीं है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, प्रश्न के प्रकार को समझना है, नहीं का भी ध्यान देना है, जिससे आप प्रश्न को उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई गलती न करें। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं, और आपके सामने ये जो प्रश्न लाया जा रहा है ये 34 या 34वें नंबर पर है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा बेमेल है, अर्थात ऐसा कौन सा युग्म है जोड़ा है जो कि गलत लिखा गया है। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है आपका पीताम्बर, और उसके जस्ट सामने आपका मान लिखा है बहुब्रीहि समास। दूसरे में आपका विकल्प में दिया है प्रधानमंत्री, और उसके सामने आपका मान दिया है कर्मधारय समास। तीसरे में जो आपका विकल्प है वह दिया है महादेव, और जस्ट सामने उसके मान जो दिया है वहाँ पे कर्मधारय है। और आपके सामने ये जो चौथा विकल्प है उसमें दिया है प्रत्येक, और आपका जो समास है वह है अव्ययी भाव।
तो आपको इसमें बताना था कि ऐसा कौन सा इसमें मान है जो कि बेमेल है, अर्थात जिसको हम गलत, जो कि मान आपका गलत लिखा गया है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो जिससे कि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। 34 प्रश्नों तक का आप लोग उत्तर दे चुके हैं और अभी आपके प्रश्न बाकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको 50 टेस्ट प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं और आपके सामने ये 35वें नंबर का प्रश्न लेकर आ रहा हूं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो जल्दी से आपको बताना है कि इस चारों मानों में से विकल्प जो आपके सामने आ रहे हैं उसमें कौन सा ऐसा मान है जो कि अव्ययी भाव समास का नहीं है। तो आपके सामने जो पहला विकल्प है इसमें दिया है यथाशक्ति, दूसरे में आपका दिया गया है चिड़ी मार, तीसरे में जो आपका मान दिया है हाथ हाथ, और चौथे में आपका मान प्रतिकूल दिया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 मान आपके जो हैं वो अव्ययी भाव समास के हैं और एक मान ऐसा है जो चारों विकल्पों में से वो अव्ययी भाव समास नहीं है, और हमें वही उत्तर बताना है कि जो अव्ययी भाव समास में जिसकी गिनती हम नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास जारी रखिए और पूरे क्लास को आप 50 प्रश्नों का उत्तर दे के तब जाइएगा, जिससे कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में वही प्रश्न एकदम सेम टू सेम भी आ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं और यह जो प्रश्न है वो आपका 36वें नंबर पर है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही साधारण प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला विकल्प है आपका विस्तार, दूसरे में जो आपका मान दिया है उसमें दिया है विग्रह, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है उसमें दिया है संक्षेप, और चौथे में आपका मान विच्छेद दिया है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसानी से आप बिना कुछ किए, अगर आपको ये नियम पता है तो तुरंत आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, और इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ और आपके सामने ये 37वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ। और इस 37वें नंबर के जो प्रश्न आपके बीच आ रहा है उसमें आपसे पूछा गया है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, हम उस समास को क्या कहते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको ध्यान देना है इस प्रश्न का उत्तर कि चारों विकल्पों में ऐसा आपका कौन सा मान होगा। तो पहला विकल्प है आपके सामने तत्पुरुष, दूसरे में आपका दिया है अव्ययी भाव, तीसरे में जो आपका मान है वह है कर्मधारय, और चौथे में आपका मान बहुब्रीहि समास है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और पूर्व पद और उत्तर पद में एक आपका विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। तो जल्दी से आपका इसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है कि दिए गए चारों विकल्पों में आपका कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आगे भी प्रयास जारी रखिए। और आप देख सकते हैं कि 37 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आपके बीच ये 38वां प्रश्न ला रहे हैं जो कि अब आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प हैं उसमें पहले में आपका दिया है तत्पुरुष समास, दूसरे में आपका दिया है अव्ययी भाव समास, तीसरे जो विकल्प है वो आपका उसमें मान दिया है कर्मधारय, और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प है उसमें आपका मान बहुब्रीहि समास दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इसका उत्तर जिसको कि पूछा गया है कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। ABCD करके जो अभी आपको विकल्प देना हो, जो आपको सही लगता हो उसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत से लोग इस प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे पा रहे हैं। और थोड़ा समय का भी आपको ध्यान रखना है और प्रयास ये करना है कि कितनी जल्दी से जल्दी आप सवाल को समझें और उसका उत्तर तुरंत आप दे सकें। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आ रहा हूं और आपके बीच ये 39वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें कर्मधारय समास नहीं है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला है आपका नीलकमल, दूसरे में दिया है लाल पीला, तीसरा जो विकल्प है उसमें दिया है महापुरुष, और चौथे में आपका जो विकल्प है उसमें देशभक्ति दिया गया है। इस प्रश्न में आपको यह ध्यान देना है कि छोटा सा आपका नहीं लिखा रहेगा, और अगर आपने इस नहीं का ध्यान नहीं दिया तो जल्दबाजी बस बहुत से लोग जो है इसमें पहला विकल्प ही
लिख देते हैं जो शुरू में दिखता है और पूरा प्रश्न को ध्यान से नहीं देखते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं का ध्यान देना है। ज़्यादातर लड़के इसी नहीं में गलतियाँ करते हैं, तो आपको हम इसलिए पहले से ही बता दे रहे हैं, जिससे कि जब भी आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न मिले तो उसको आप भली भांति आप पढ़ेंगे और तब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें कि कर्मधारय समास नहीं है। इसका मतलब है कि 3 समास आपके जो है वो कर्मधारय समास वाले होंगे और एक आपका नहीं होगा जो कर्मधारय समास नहीं है। तो इन चारों में कोई भी विकल्प आपका हो सकता है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब मैं आपके बीच आगे बढ़ता हूं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में किसमें द्विगु समास नहीं है। ये वाला प्रश्न भी नहीं करके दिया है और पूछा गया है कि इसमें द्विगु समास नहीं है और आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है आपका सप्ताह, दूसरे में जो आपका मान दिया है वह है वार्षिक, तीसरे में आपका मान दिया है पंचवटी और चौथे में दिया है चतुर्भुज। तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देखने में लगता है कि यह समास जो है वह द्विगु है, निकल आता है कोई दूसरा समास। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और अगर आपने इस समास की क्लास को या संधि, हमारी जो संधि और समास की जो क्लासें गई हैं उनको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच समस्या नहीं बनेंगे। और जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपकी किस परीक्षा में मिलेंगे तो इसका उत्तर आप बिना कुछ किए हुए बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और आज अभी तक आप जो है वो कुल 40 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं और अभी आपके बीच जो बचे हुए 10 प्रश्न हैं वो भी अब एक के बाद एक आपके बीच पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग एकदम तैयारी जारी रखिए, जिससे कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लें। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपके चैनल द्वारा जो तैयारी कराई जा रही है उस कई चरणों में कराई जा रही है और आपको वीडियो क्लास दी जा रही है और प्रत्येक वीडियो क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस की क्लास भी दी जा रही है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल www.studentclassesprayagraj.com में जा करके आपको विजिट करना है और जिससे कि आपको पूरी जानकारी होगी और सही ढंग से आप जो आप पढ़ेंगे उसका पूरा प्रैक्टिस करके आप प्रश्न जान सकेंगे। तीसरे स्टेप में हम आपको टेस्ट करा रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हिंदी की जो भी क्लास आपकी गई है वो आज क्लास समाप्त होने के बाद हम आपको 1-2 क्लास के बाद हम आपको टेस्ट दे रहे हैं और कई क्लास जब समाप्त हो जाता है तो आपको हम कंप्लीट टेस्ट दे रहे हैं। और इस प्रकार से आज जो आपका टेस्ट दिया जा रहा है यह अब आज का ये 5वां टेस्ट है। तो जो लोग अभी चैनल में नए हों वो लोग शुरुआत से हिंदी की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आप शुरू से जा करके एक क्लास को देखेंगे और वेबसाइट में जा करके उस क्लास की जो प्रैक्टिस दिया गया है उसकी टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं और ये जो आपका जो प्रश्न है वो 41वें नंबर पर है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आपके सामने जो 4 विकल्प हैं उसमें पहला है डाकगाड़ी, दूसरे में आपका विकल्प दिया है पुरुषोत्तम, तीसरा जो आपका मान है उसमें परमानंद और चौथे विकल्प में आपका मान है गृह प्रवेश। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें कि तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर हमारे प्रश्नों को समाप्त होने से पहले भी दे पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और अच्छे ढंग से आप लोग अभी भी प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि जो भी क्लासें आपको दी जा रही हैं अगर आप प्रॉपर ढंग से देखते रहेंगे, उस पर जा कर के टेस्ट देते रहेंगे, तो जो भी आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए जो टेस्ट मिलेंगे वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं और ये जो प्रश्न है वो आपका 42वें नंबर पर है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चिड़ीमार, एक शब्द है चिड़ीमार और इसमें पूछा जा रहा है कि इस शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है। और इस समास में मैंने तत्पुरुष समास तो है ही है, लेकिन तत्पुरुष समास का ये कौन सा मान है। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है आपका संबंध, दूसरा जो विकल्प दिया है उसमें है करण, तीसरे में आपका दिया गया है अपादान और चौथे में आपका दिया है कर्म। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि तत्पुरुष समास में जो आपके कारक विभक्ति के अनुसार जो भेद होते हैं उसमें हम कारक चिन्हों को देख करके इनका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर देते रहिए जिससे कि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। और अब आप देखिए
अब आपके बीच जो अगला प्रश्न जा रहा है वह 43वें नंबर पर है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें होगा। और ये आपके सामने जो 4 विकल्प हैं उसमें आपका जो पहला विकल्प है वह है राजपुत्र, दूसरा जो विकल्प है वो है धनहीन, तीसरा विकल्प जो आपका है वह है आप बीती और चौथे में आपका दिया है गृह स्वामी। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बहुत आराम से आप इन शब्दों का विस्तार करके इनके कारक विभक्ति चिन्ह को देख करके आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि आपको सारी जानकारी जो हमारे पिछले वीडियो दिए गए थे उसमें आपको सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए जिससे कि अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ सकूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह की हम उम्मीद आपसे कर रहे थे कि आप सभी लोग पूरी क्लास को देख करके तब इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं और आपके बीच ये 44वें नंबर का जो प्रश्न जा रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कारक विभक्ति के आधार पर कौन सा मान नहीं होता है। अर्थात ऐसा कौन सा मान है जिसमें कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का मान नहीं होता है। और आपके सामने जो 4 विकल्प है, पहला दिया है करण, दूसरा है आपका कर्म, तीसरा जो विकल्प है उसमें है संबोधन और चौथे में आपका जो विकल्प है वह अधिकरण है। तो आपको इस प्रश्न में यह बताना था कि दिए गए विकल्पों में ऐसा कौन सा विभक्ति वाला मान होता है, कारक विभक्ति होती है जो कि तत्पुरुष समास में जो नहीं आता है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर चारों विकल्पों में आपको जो लगता हो कि यह सही हो सकता है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज आपके बीच कंप्लीट संधि और समास की कंप्लीट आपको टेस्ट लिया जा रहा है और आज आपके बीच कुल 50 प्रश्नों का टेस्ट लिया जा रहा है और आप 44 प्रश्नों तक का टेस्ट दे चुके हैं। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और यह आपके बीच ये जो क्वेश्चन है वो 45वें नंबर पर है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चंद्रमौली एक शब्द है, इसमें पूछा गया है कि चंद्रमौली में कौन सा समास होता है। और आपके बीच ये जो 4 विकल्प हैं उसमें पहले विकल्प में जो आपका मान है वह दिया है कर्मधारय समास, दूसरे में जो आपका मान है उसमें दिया है अव्ययी भाव और तीसरे में आपका मान है बहुब्रीहि और चौथे में आपका मान तत्पुरुष समास है। तो जल्दी से आपको बताना है कि दिए गए समासों में ऐसा कौन सा समास है, चंद्रमौली शब्द में जो 4 विकल्प है उसमें कौन सा समास होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग प्रयास जारी रखिए। अभी भी आपके 5 प्रश्न बचे हुए हैं तो पूरे प्रश्नों को आप लोग टेस्ट दे करके तब जाइएगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब आपके बीच ये जो प्रश्न है वो 46 अर्थात 46वें नंबर पर है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दशानन एक शब्द दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें आपका कौन सा समास है। और आपके बीच ये 4 विकल्प हैं, पहला है आपका द्विगु समास, दूसरे में आपका विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा जो विकल्प है उसमें दिया है आपका बहुब्रीहि समास और ये जो आपके बीच चौथा विकल्प जा रहा है उसमें आपका कर्मधारय समास है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का पहले भी उत्तर दे चुके होंगे, पहले आपको जो भी परीक्षाएं दी होंगी इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो आप जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आप देखेंगे कि हूबहू आपके वही प्रश्न आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं, इसलिए टेस्ट बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं और ये जो प्रश्न है वो आपका 47वें नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें कर्मधारय समास नहीं है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको प्रश्न सुनना है कि निम्न में किसमें कर्मधारय समास नहीं है। और आपके बीच ये 4 जो विकल्प है उसमें पहला जो आपका मान है उसमें दिया है महापुरुष, दूसरे विकल्प में आपका दिया है अधमरा, जो आपका तीसरा विकल्प है उसमें दिया है आपका प्रयोगशाला और आपके जो चौथे विकल्प में है उसमें आपका मान परमानंद दिया गया है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और आपको देखना है कि नहीं का ध्यान देना है। बहुत से लोग नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी बस प्रश्नों का उत्तर गलत करके चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, देखना है। अगर आपने इस प्रश्न को सही ढंग से समझा होगा तो आपके लिए प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आगे भी आप लोग प्रश्नों का उत्तर देते रहिए और आप देखेंगे कि आप 47 प्रश्न तक हो चुके हैं और अब जो आपके बीच प्रश्न जा रहा है वह 48वें नंबर का प्रश्न है।
और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अव्ययी भाव समास यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा। अब आपको बताना है कि अव्ययी भाव समास जो यथाशक्ति है उसका विग्रह क्या होगा। और आपके सामने जो 4 विकल्प हैं उसमें आपका पहला विकल्प है जितनी शक्ति हो, दूसरे में आपको दिया है यथा जो शक्ति, तीसरे में दिया है जैसी शक्ति और चौथे में आपको दिया है शक्ति के अनुसार। तो अब आप समझ चुके होंगे, अगर आप लोगों ने अव्ययी भाव समास को सही ढंग से समझा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल इसमें आपको अर्थ बताना है और बहुत आसानी से आप इसका अर्थ बता देंगे। देखने में तो आपको लगेगा कि सब यही सही है, लेकिन वास्तव में जो इसका अर्थ होगा वह आपको उसके जब पता चलेगा कि अव्ययी भाव समास में उच्चारण करते समय पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पा रहे हैं। तो चलिए, वेरी गुड। अब मैं आपके बीच ये 49वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि देश प्रेम, एक शब्द है आपके बीच देश प्रेम, और पूछा जा रहा है कि इसमें आपका कौन सा समास होगा। और जैसा कि आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं और इस 4 विकल्प में जो पहला जो विकल्प है वो आपका दिया है बहुव्रीहि समास, दूसरे में जो आपका मान दिया है द्विगु समास, तीसरे में जो आपका दिया है तत्पुरुष समास, और आपके बीच ये जो चौथा विकल्प है उसमें आपका कर्मधारय समास दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि देश प्रेम जो एक शब्द है उसमें कौन सा समास होगा। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग प्रयास जारी रखिए। अब 48 प्रश्नों तक 49 प्रश्न आपके बीच हो चुके हैं और यह जो आपके बीच जो प्रश्न जा रहा है वह आज के टेस्ट का जो है वो अंतिम प्रश्न है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि आज हम आपके बीच कुल 50 प्रश्नों का टेस्ट लेकर के आए हैं और ये जो प्रश्न है वह आपका संधि और समास की जो आपकी क्लास गई है उस पर आधारित आज आपको टेस्ट लिया जा रहा है। तो चलिए, और आज की क्लास का ये आज आपका ये अंतिम प्रश्न है, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और इस प्रश्न में आपका जो मान दिया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लालमणि एक शब्द है, उसमें पूछा जा रहा है कि इस शब्द में आपका कौन सा समास है। और आपके बीच ये जो 4 विकल्प हैं उसमें जो आपका पहला विकल्प है उसमें दिया है तत्पुरुष समास, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है अव्ययी भाव समास, तीसरे में जो आपका मान दिया है कर्मधारय समास है, और ये जो आपके बीच ये चौथा विकल्प जा रहा है उसमें जो आपका मान है वो बहुव्रीहि समास दिया गया है। तो चलिए, आज की क्लास में जो आपका जो 50 क्वेश्चन था वो आज समाप्त हुआ और जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और इस क्लास को देखने के बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब आपका पूरा 50 प्रश्न हो जाएगा तो हम आपके बीच एक इसका आंसर की लगाएंगे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आंसर की आपको दिख रही होगी बोर्ड पर। अब इसमें आप लोग क्या करिएगा कि जो आप लोगों ने हमने पहले ही बताया था कि आपको कॉपी में भी अपने प्रश्नों का ABC 1 2 3 4 करके 50 नंबर तक ABCD करके जो भी आपके सही होते हैं उनका नंबर लिख लेना था, जिससे कि आप जब आपके बीच आंसर की आए तो उसका मिलान कर सकें कि आपने जिन प्रश्नों का जवाब दिया उसमें से कितने प्रश्न आपने सही दिए। क्योंकि आप जान सकते हैं कि पढ़ाई तो आप बहुत कर लें, लेकिन आपकी पढ़ाई तब तक अधूरी है जब तक कि आप टेस्ट नहीं देते हैं। और आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको कंप्लीट पूरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाए। और आप जान सकते हैं कि चैनल द्वारा आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे GS की बात हो, चाहे आपका हिंदी का हो। इसके अतिरिक्त आपको अंग्रेजी की भी कुछ क्लासेज आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे जो विषय हो। और इसी कड़ी में आज आपको जो मैं हिंदी का टेस्ट लेकर के आया था, इसके पहले भी आपको 14 क्लासें और 4 टेस्ट आपको हिंदी पे जा चुके हैं। तो मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो अभी नए आए हों और जिन लोगों ने अभी क्लास न देखी हो, तो उन्हें क्या करना है कि शुरुआत से एक एक क्लास को देखते जाना है। और आपको पहले ही मैंने बताया था कि प्रत्येक क्लास के बाद आपको अगर उस टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com में जाकर के आप प्रत्येक टॉपिक को देखकर उस विषय की टॉपिक को देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हमने जो पढ़ा उसमें कितना सीखा। लेकिन जब तक आप क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी।
तो आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से एक एक करके आपको क्लास देखनी है, और हर क्लास के बाद जो भी आपको दिया गया है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उन प्रश्नों को आपको जवाब देना है, अपने स्कोर को चेक करना है। इसके अलावा समय समय पर हमने जो भी टेस्ट कराए हैं उन सभी टेस्टों को आपको देख लेना है, और अगर नहीं भी टेस्ट दे पाए हैं तो बैक में जा करके आप लोग वो भी टेस्ट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई एंगल से आपकी पढ़ाई की जा रही है, और आपको हमने पहले ही बताया था कि टेस्ट आपके जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप पढ़ाई। तो आप देख सकते हैं कि जब इस एंगल से आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे तो आगामी परीक्षाएं आपके बीच जब भी आएंगी तो आप देखेंगे कि उन्हीं में से सेम टू सेम आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो हमने आपको बताई, इसमें हमने आपको टेस्ट कराया, जो कि ये आज की क्लास का जो है वो 5वां टेस्ट था, और आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। इसकी सारी जानकारी आपको बता दी गई है। तो आप लोग चैनल से जुड़ करके इसका लाभ लीजिए, और इसको अन्य लोगों को भी शेयर करिए, जिससे आप जैसे और भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए केवल और केवल क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको लिखना भी पड़ेगा, प्रॉपर ढंग से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जब इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आगामी आने वाली परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि जब भी आप परीक्षा देंगे तो आपको निश्चित रूप से आप सफल होंगे। केवल एक परीक्षा की मैं बात नहीं करता हूं, अगर आपने कंप्लीट तैयारी कर ली, और तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, उसके बाद आप जाइए, जो भी आपको परीक्षा देनी है, जहां पर भी ये विषय आते हों, जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में मुख्यतः 4 विषय, और आपके मैथ है, माने गणित है, हिंदी है, जीएस है और रीजनिंग है, और कुछ कुछ परीक्षाओं में आपको अंग्रेजी से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन 4 विषयों की अगर आप संपूर्ण तैयारी आप एक बार कर लेते हैं तो बस और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है, जिससे आप बहुत अच्छे ढंग से आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को हम अब यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपके बीच एक नए जो आपका हिंदी की प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें उसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।